तो मेरे प्यारे साथियों, रेलवे एएलपी एग्ज़ाम 2026, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 14 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं ख़त्म। अब हम लोग इसके 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो देखते हैं कि आज के प्रश्नों में क्या-क्या आए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए एक प्रश्न आया था, बास्केटबॉल खेल को नियंत्रित करने वाले आधिकारिक संस्था का नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है फीबा। क्या नाम है? फीबा। मेरे प्यारे साथियों, विश्व स्तर पर बास्केटबॉल को खेल को जो नियंत्रित करता है ना, उसका नाम मेरे प्यारे साथियों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल होता है, या अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल जिसको फीबा के नाम से जानते हैं। अब इसके मेरे प्यारे साथियों स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1932 में की गई थी, और विश्व भर के राष्ट्रीय जो बास्केटबॉल हैं महासंघों के लिए वो नियम बनाता है और आयोजन का निर्धारण करता है फीबा। ठीक है। उसके बाद भारत में कौन करता है? तो भारत में बास्केटबॉल का संचालन मेरे प्यारे साथियों और नियंत्रण जो करता है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एफबीआई करता है। इसको याद रखिएगा, जिसका हिंदी में हम लोग नाम रख सकते हैं भारतीय बास्केटबॉल महासंघ, जिसका स्थापना 1950 में किया गया था। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन इससे और क्या बन सकते हैं? तो देखिए इससे बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय, तो फीबा अंतर्राष्ट्रीय के लिए याद रखिएगा फीबा, जिसका मुख्यालय आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड में है, मीस में। जी हाँ, फीबा का मुख्यालय कहाँ में है? स्विट्जरलैंड यानी मीस में है, इसको भी ध्यान रखना है। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिकी जो बास्केटबॉल का संस्था है उसको हम लोग नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी एनबीए के नाम से जानते हैं, यानी व्यावसायिक है जो कि अमेरिका का है। जिस तरह से हम लोगों का भारत का था ना एफबीआई, उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको हम लोग सार्स के नाम से जानते हैं, तो सार्स का मुख्यालय मेरे प्यारे साथियों काठमांडू में है। कहाँ में है? काठमांडू में है। तो काठमांडू आपको याद रखना है, सार्स का मुख्यालय काठमांडू है। ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों अगर हम लोग स्थापना का याद रखें तो ये 8 दिसंबर 1985 की स्थापना हुआ था इसको ढाका बांग्लादेश में। लेकिन मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो मुख्यालय मेरे प्यारे साथियों नेपाल में बनाया गया था 17 जनवरी 1987 को। याद रखिएगा। इसका आखिर उद्देश्य क्या रहता है? तो दक्षिण एशियाई में आपस सहयोग, आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। कितने सदस्य देशों की संख्या है इसमें? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यानी कुल 8 देशों को शामिल किया गया है इसमें। कुल 8 देश शामिल है, जिसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग, आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है। तो इतने फैक्ट्स को भी साथ में ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में किया गया था, इसको याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1972 में किया गया था, जिसको हम लोग डीओएस के नाम से यानी भारतीय अंतरिक्ष विभाग जिसको हम लोग डीओएस कहते हैं, उसकी स्थापना 1972 में किया गया था, जून 1972। ठीक है। इसके साथ ही मेरे प्यारे साथियों अंतरिक्ष आयोग का भी स्थापना किया गया था, और सितंबर 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं ना, तो इसरो के अधीन चला गया था, यानी उसी में इसको विलय कर दिया गया था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों अगर इसरो से कोई प्रश्न पूछेगा तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, उसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को मेरे प्यारे साथियों इसका स्थापना हुआ था। 15 अगस्त 1969 को जिसने पहले से मौजूद जो इसका नाम था वो INCOS पार था, 1962 में इसका स्थापना हुआ था, उसी का स्थान लिया था इसरो। ठीक है। अब इसरो के मुख्यालय की बात करें तो देखिए मुख्यालय मेरे प्यारे साथियों हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, याद रखिएगा कर्नाटक। ठीक है, भारत में। उसके बाद इसरो के जनक अगर आपसे पूछेगा तो जनक आप सभी लोगों को पता है कि जो फाउंडर हैं इसरो के वो विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, विक्रम साराभाई याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, देखिए एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका सेज होता है, इसके नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो देखिए अप्रैल 2000 में इसका स्थापना की घोषणा किया गया था, लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। हालांकि अधिनियम 2005 में आया था, लेकिन मेरे प्यारे साथियों लागू हुआ था 2006 में 10 फरवरी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? तो मुख्य उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा निर्यात वातावरण को अच्छा से बनाए रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक प्रश्न क्या आया था? एक प्रश्न आया था थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो बिल्कुल लीजिए जो हमें प्रश्न मिले हैं देखिए 100% एक्यूरेट है मेरे प्यारे साथियों,
जो प्रश्न आप लोग एग्ज़ाम में बैठे हैं, जो हमें बताए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करवाते हैं। ऐसा मेरे पास कोई वो सोर्सेज़ नहीं है कि भाई वहाँ पे जाएँ हम और वहाँ पे हर एग्ज़ाम में हम ही खुद बैठे हैं। नहीं, नहीं, नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। दुनिया का कोई भी टीचर ऐसा नहीं है, ठीक है? जो खुद एग्ज़ाम में, हाँ, मेरे पास सोर्सेज़ हैं, स्टूडेंट बैठते हैं, उनसे हम सोर्सेज़ लेते हैं और यहाँ आप लोगों को बताते हैं। तो एक आध 2 क्वेश्चन या एक्यूरेट बिल्कुल कहना उचित नहीं, लेकिन टॉपिक तो बिल्कुल सेम है। इसको याद रखिएगा। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तो आप तापमान याद रखिएगा, तापमान मापा जाता है। प्रथम थर्मास्कोप कब बना था? तो गैलीलियो गैलीली ने बनाया था 1593 ईस्वी में। मेरे प्यारे साथियों, यह तापमान में बदलाव दिखाता है, लेकिन इसमें पैमाना स्केल नहीं था। तो इसको याद रखिएगा, प्रथम थर्मोस्कोप बनाया गया था गैलीलियो गैलीली के द्वारा 1593 ईस्वी में, ठीक है? उसके बाद सटीक थर्मामीटर का स्थापना जो पारा वाला होता है ना, अब तो खैर मतलब डिजिटल आ गया है। तो सटीक थर्मामीटर यानी पारा डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट 1714 में, मेरे प्यारे साथियों, और इन्होंने फ़ारेनहाइट पैमाना को विकसित किया था, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद सेल्सियस, देखिए सेल्सियस की भी स्थापना हुई है, एंडर्स सेल्सियस के द्वारा किया गया था 1742 में। सेंटीग्रेड, जिसको आप लोग सेल्सियस के नाम से जानते हैं, इसको पैमाना बनाया था। सेंटीग्रेड अब नाम नहीं है, सेल्सियस नाम है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक प्रश्न क्या था? थिएटम, थिएटम मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ विशेष जो है विशेषताएं इसको देख लेते हैं। अनुष्ठान है यह, मतलब कब किया जाता है? तो ये मुख्य रूप से भद्रकाली मंदिरों में वार्षिक त्योहारों के दौरान किया जाता है, ठीक है? कला है जिसमें कलमेक्षुतु यानी रंगीन पाउडर से फर्श चित्र बनाया जाता है, तो ये कला के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है। वेशभूषा, तो कलाकार जीवंत वेशभूषा, विस्तृत हेड गियर और चेहरे की पेंटिंग का उपयोग करते हैं, जो भद्रकाली और दारकीन के बीच लड़ाई की कहानी है, ठीक है? तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें तो भारत में छठी पंचवर्षीय योजना 1980 और 85 के बीच इसको मतलब चलाया गया था। तो भारत में छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, भारत में छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच चला था। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब जो मेरे प्यारे साथियों है ना, पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर साले पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना, ये सब सारे के सारे की चीज़ों को भी देखना है, ठीक है? तो खैर हम लोग मुद्दे पे आते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहला क्वेश्चन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1980 और 85 के बीच हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों था कि गरीबी उन्मूलन करना है, तकनीकी आत्मनिर्भरता के माध्यम से आर्थिक विकास में वृद्धि करना है, ठीक है? और शुरुआत इसकी बात करें, शुरुआत की तो देखिए इसका शुरुआत जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। कुल मेरे प्यारे साथियों कितने मेंबर्स? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएँ हो चुके हैं अभी तक, ठीक है? समाप्ति जो आखिरी वाला हुआ था 2017 हुआ था, ठीक है? 2017 में ही समाप्त हो गया 12 पंचवर्षीय योजना। स्थापना उसके बाद हो गया, आपको पता है 1 जनवरी 2015 को मेरे प्यारे साथियों नीति आयोग आ गया इसकी जगह पे, ठीक है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के, ठीक है? तो उसके स्थान पे आ गया है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए द पेंटर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक पूछा था। द पेंटर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए आर के नारायण, अगर आप लोग लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं। यह उपन्यास मेरे प्यारे साथियों 1976 में प्रकाशित हुआ था और भारत में आपातकालीन जो लगा था ना 1975 में, उसके मद्देनज़र और उसके दौरान मेरे प्यारे साथियों आधुनिकता के बीच संघर्ष की कहानी को बताने वाला द पेंटर ऑफ साइंस पुस्तक है, जिसमें मुख्य पात्र जो हैं रमन और डेजी हैं। क्या है? रमन और डेजी हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, रमन और डेजी हैं, ठीक है? उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक प्रश्न क्या आया था, लुई नगाई नी किस राज्य का बीज बोने वाला पर्व है? तो लुई नगाई नी एक पर्व मेरे प्यारे साथियों जो मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है और बीज बोने वाला मेरे प्यारे साथियों ये आपका पर्व मनाया जाता है। तो देखिए 14 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में हमें अभी तक इतना ही प्रश्न मिले हैं। मेरे प्यारे साथियों और भी प्रश्न मिलेंगे, तो उसको हम लोग एक वीडियो शाम में लाएँगे जिसमें फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के हर क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करवाएँगे कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी जो हमें मिले हैं, अभी फ़िलहाल हमें इतना ही मिले हैं और 100% हम कह सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छे जो स्टूडेंट की तैयारी है ना, उसने बताया है, ठीक है? तो उन पे भी विश्वास विश्वास का एक चीज़ होता है, नाम होता है, ठीक है? तो देखिए आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।